हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। तो ये क्लास है आपकी पावर सिस्टम 2 की क्लास, और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना पूरा पावर सिस्टम 2 का सिलेबस, जो कि आपका बीटेक थर्ड ईयर की क्लास है। और बीटेक थर्ड ईयर में हमारा 6th सेमेस्टर में पावर सिस्टम 2 क्लास आपकी सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग पूरा सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो आज हमारी क्लास है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, दूसरी क्लास है हमारी। और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया कि पावर सिस्टम 2 के लिए जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो हमने आपको बताया कि बैलेंस पावर सिस्टम क्या होता है, और 3 फेज बैलेंस पावर सिस्टम अगर है तो उस केस में हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको पर फेज एनालिसिस अगर हम करते हैं तो तीनों, यानी कि 3 फेज सर्किट है, तो 3 फेज सर्किट में हम अगर एक फेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अदर फेजेस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने आपको बेसिक बताया था, वो आप उसको एक बार लेक्चर को सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 1, जो कि है हमारी फॉल्ट सिस्टम से। अब इसमें जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, ये है हमारी फॉल्ट एनालिसिस। अब फॉल्ट एनालिसिस में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, वो पहला टॉपिक रहता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम कह सकते हैं, या इसको हम वन लाइन डायग्राम भी बोलते हैं, वन लाइन डायग्राम। ठीक है, अब ये बेसिकली हम समझते हैं सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, फिर हम उसको आगे और देखते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसका आपको डिक्टेट करा देंगे, नोट करा देंगे। तो बात आती है सिंगल लाइन डायग्राम की। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चला होगा, लाइन डायग्राम यानी कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं या कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट कहें जो हमारे पावर सिस्टम में जनरेशन से लेकर के और कंज्यूमर तक जितने भी मेन हमारे सिस्टम होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक सिंबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इसे समझिए कि जनरेटिंग स्टेशन के बाद हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ट्रांसफार्मर के बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन से हमारी क्या होगी, पावर ट्रांसफ़र की जाएगी और वो कंज्यूमर एंड तक जाएगा। फिर वहाँ पे भी हमारा क्या, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर तक दे देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ये देखते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर तक जो भी हमारे मेन पार्ट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंबल के फॉर्मेट में उसका हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। वही हमारा कहलाता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो सिंगल लाइन डायग्राम कैसा होता है, इसको हम लोग एक समझ लेते हैं डायग्राम बना के। जैसे हमने कहा, आप अगर समझें तो और अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम के हेल्प से। देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, तो हमने कहा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हमारा बैलेंस पावर सिस्टम का। ठीक है, अब बैलेंस पावर सिस्टम हमारा है, तो जैसे कि हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारी एक बस है, और यहाँ हमारा क्या है, एक जनरेटिंग स्टेशन है, यानी कि जनरेटर है, और यहाँ पे हमने मान लिया एक लोड यहाँ पे लगा है। ऐसे मान लेते हैं कोई स्टैटिक लोड लगा है, स्टैटिक लोड है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, यहाँ पे नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर है, इसको अच्छे से बना लीजिए, आप लोग साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है, तो ये मान लिया हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक,
और उसके बाद हमारा क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के बाद हमारी क्या होगी, ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो हमारी क्या है, ये हमने मान लिया हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जिसको हम TL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन के बाद फिर से हमारा क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पे, और ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि ये हमारा ट्रांसफार्मर T1 है और ये ट्रांसफार्मर T2 है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ पे हमारा एक लोड लगा है, लोड जो है मान लेते कोई मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको M से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक लोड हमारा ये लगा है M2, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, ये हमारा क्या है, स्टार कनेक्टेड है, और ये न्यूट्रल यानी कि अर्थिंग है, स्टार कनेक्टेड और अर्थिंग। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये हमारा क्या है, जनरेटिंग स्टेशन से लोड एंड तक हमने क्या है, ये हमारा सिस्टम है एक बैलेंस पावर सिस्टम। अब जो बैलेंस पावर सिस्टम है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक सिंबल क्या है, सिंबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे जो जनरेटिंग स्टेशन है इसका सिंबल किस तरीके से बनेगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको सिंपली क्या कर देंगे, एक एक इम्पीडेंस लगा देंगे, और उसके सीरीज में एक हमारा वोल्टेज यानी कि जनरेटिंग इस तरीके से हो जाएगा, इसको, इस पूरे पोर्शन को। और ये जो लोड है, ये वाला लोड, इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से इम्पीडेंस के फॉर्मेट में ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और अब ये ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफार्मर पोर्शन है। तो सिंपली ट्रांसफार्मर के पोर्शन में हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस को सीरीज में लगा करके इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो अब ट्रांसमिशन लाइन का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन होती है तो हम जानते हैं उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में होता है, और पैरेलल में हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये बन गया। तो ये हमने ट्रांसमिशन लाइन को दिखा दिया यहाँ से यहाँ तक। अब फिर आगे क्या है हमारा, ये पोर्शन ट्रांसफार्मर वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में इम्पीडेंस प्लस इस तरीके से क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के सिंबल को इस तरीके से बना देंगे। और फिर क्या है, मोटर है, तो मोटर को हम सिंपली क्या कर देते हैं, एक इम्पीडेंस लगा करके, और उसके साथ में एक मोटर का सिंबल बना, और यहाँ से एक मोटर ये है, तो इसको भी हम क्या है, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो ये हम कह सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा पूरा सिंबल के फॉर्मेट में हमने पूरे पावर सिस्टम को अपने शो कर दिया है, जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर एंड तक, जहाँ तक लोड है। तो सिंपली क्या है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है ये, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर लोड है। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सिंबल के फॉर्मेट में, उसी को हम क्या कह देते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। यानी कि एक सिंगल लाइन में ही हमने पूरा पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया है एक सिंपल फॉर्मेट में। तो उसी को हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इतना पोर्शन इसमें, चलिए मान लेते हैं ये पोर्शन जो हमारा है जनरेटर का है, और ये वाला पोर्शन हम मान लेते हैं ये हमारा किसका है, स्टैटिक लोड का है, स्टैटिक लोड। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा पोर्शन, ये ट्रांसफार्मर का पोर्शन है, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर हमने माना है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन को शो कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये फिर ट्रांसफार्मर का, ये हमारा क्या है, लोड है, लोड जो कि M1, और यहाँ से यहाँ तक M2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है इस सिंगल लाइन डायग्राम का। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब हम लोग, ये तो सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे पावर सिस्टम को एक सिंबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्मेट को आप इतना नोट कर लिया हो तो आप इसमें लिख लीजिए 2 लाइनें, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें क्या, कि सिंगल लाइन डायग्राम
इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या लिखेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम इज symbolic representation of balanced power system network। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक बैलेंस पावर सिस्टम का, तो वो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम कहलाता है। अब सिंगल लाइन डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, इस सिंगल लाइन डायग्राम से ही हमने क्या बनाया, अभी हमारा पर फेज इक्विवेलेंट हमने बनाया। ये हमारा क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करके ही हम पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट भी बैलेंस पावर सिस्टम का बना सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम इज यूज टू, लिखिए, सिंगल लाइन डायग्राम इज यूज टू फाइंड पर फेज इक्विवेलेंट of the balance power system network ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम्स की ही हेल्प से या यूज करके ही हम क्या बनाते हैं, बैलेंस पावर सिस्टम का क्या बनाते हैं, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो ये पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट था। अब यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, सिंगल लाइन डायग्राम का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अभी हमने जब कल वाली क्लास में आपको बताया कि पर फेज इक्विवेलेंट हम लोग क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो पर फेज इक्विवेलेंट से हम लोग जानते हैं कि कोई बैलेंस पावर सिस्टम है हमारा, तो उसमें पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बना करके हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी हमको वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो, तो पर फेज के हिसाब से निकालते हैं। अब वो बात आती है कि अगर पर फेज इक्विवेलेंट में मान लिया हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्या है, ये हम मान लेते हैं कि एक सोर्स है, 10 वोल्टेज है, 0 डिग्री एंगल है, और इसमें एक ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, और ये एक ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं ये, ठीक है, और इधर हमारा क्या रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, और ये हम मान लेते हैं 4 + 4j, और ये पूरा पोर्शन हमारा क्या है, लोड है। ठीक है, तो इसका पोर्शन 1 + 1j है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आपको क्या करना है, मान लिया ये हमारा प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये सेकेंडरी होगा, ये मान लिया। अब इसमें आपसे ये कहा जाए, इसका रेशियो मान लेते हैं, ये टर्न रेशियो 1/2 का। तो यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो करंट है, इसमें जो करंट आएगी वो कैसे, कितनी आएगी, तो सिंपली आप कैसे करोगे, आपने मशीन में पढ़ा होगा, तो या तो आप क्या करोगे, इस सेकेंडरी को हम क्या करते हैं, रेफर कर लेते हैं, और रेफर करके हम निकाल सकते हैं। तो जब रेफर करोगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, 10 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, और ये वाला हमने रेफर किया तो इसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हम बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया इस तरीके से, यानी कि हमने क्या किया, जो भी हमारा सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस था उसको हमने रेफर करना पड़ेगा अगर एनालिसिस निकालना है, करंट निकालनी है। तो इस केस में जब हमने रेफर किया तो रेशियो क्या 1/2 का, तो आपको ये तो बेसिक पता ही होगा, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जो टोटल इम्पीडेंस हमारा निकलेगा वो क्या होगा, 2 + 2j, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब यहाँ से आपको करंट निकालनी है, तो करंट के लिए हमको वोल्टेज पता है, इम्पीडेंस पता है पूरा टोटल, तो सिंपली क्या करोगे, I1 5 क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 10 + एंगल वोल्टेज 2 + 2j, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 2 √2 और एंगल -45। सपोज करिए ये हमारा करंट निकल के आ गया। अब ऐसे ही क्या है हमको,
I2 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझने चाह रहे हैं। यानी कि अगर आपका ट्रांसफार्मर दिया गया है, अब हम जैसे कि जानते हैं कि पावर सिस्टम में हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे, एक तो ट्रांसफार्मर होगा नहीं, तो उस केस में जो हमारा वोल्टेज लेवल होगा तो मल्टी लेवल वोल्टेज कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे। बहुत सारे ट्रांसफार्मर के कारण, आइडियल ट्रांसफार्मर के कारण हमारा मल्टी लेवल वोल्टेज होगा। तो मल्टी लेवल वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको प्राइमरी साइड रेफर करना पड़ेगा, और रेफर करके ही हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बट ये जब हमारा एक ट्रांसफार्मर है, और एक ट्रांसफार्मर को तो हम आसानी से कर लिए, ऐसे सपोज करिए 2 ट्रांसफार्मर हुआ, दोनों ट्रांसफार्मर को फिर हमने रेफर किया, फिर चौथा, पांचवा, इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे। उन सबका ट्रांसफार्मर का हमको क्या करना पड़ेगा, रेफर करके एनालिसिस करेंगे। तो उस एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट फिर हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि जब मोर देन 2 ट्रांसफार्मर जब आप उसका एनालिसिस करोगे, तो वहाँ से हमारा ये कहीं न कहीं रेफर करने वाली जो विधि है, या रेफर करने वाला जो मेथड है, वो हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो पर यूनिट सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टी लेवल वोल्टेज लेवल को हम सिंगल वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो मल्टी लेवल वोल्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा, है ना। तो उसी लिए हम कह देते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए। ठीक है, अब जो जो चीज़ अभी इतना समझाया है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट गिवन सिंगल लाइन डायग्राम is multi-level voltage circuit because of presence of ideal transformer in the circuit. Because of presence of ideal transformer in the circuit, यानी कि मल्टी लेवल वोल्टेज क्यों होगा सर्किट में, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर मौजूद होंगे, तो सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। अब उन वोल्टेज को हम रेफर करके यूज नहीं कर सकते हैं, रेफर करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर हमारा एनालिसिस करने के लिए। तो इसीलिए हम इस मल्टी लेवल वोल्टेज को सिंगल वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पर यूनिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे तीसरा लिख लिया हो तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ मल्टी लेवल वोल्टेज एनालिसिस ऑफ मल्टी लेवल वोल्टेज मल्टी लेवल वोल्टेज circuit is done by referring all the quantity into the suitable voltage level, referring all the quantities to a suitable voltage level. In power system network, practical size referring all the quantity into a suitable voltage is not feasible because of the presence of large number of ideal transformer present in it. Large
नंबर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर प्रेजेंट इन इट। तो कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए जो पॉइंट हमने लिखाया है, यानी कि अब हम पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। इसको सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टी लेवल वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको हमको एक सुटेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल में। तो इसके लिए हम रेफरिंग जो मेथड है वो हम अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज होगा, बहुत सारे लार्ज ट्रांसफार्मर होंगे बड़े बड़े, ठीक है, उनका वोल्टेज अलग अलग होगा, तो इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते। तो इस मल्टी लेवल वोल्टेज को सिंगल वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे सभी लोग, पर यूनिट सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो हमने ये बता दिया कि पर यूनिट सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पर यूनिट सिस्टम का यूज मल्टी लेवल वोल्टेज को क्या करता है, एक सिंगल लेवल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, सिंगल वोल्टेज लेवल में। बस इतनी बात समझ लें। क्यों, आप सिंगल वोल्टेज लेवल में जब करेंगे तो यहाँ से हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, पहले इतना बात समझ लेते हैं कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है, ठीक है, फिर हम लोग इससे समझते हैं। जैसे बात करें पर यूनिट सिस्टम की, तो पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, तो पर यूनिट सिस्टम हमारा एक ऐसा रेशियो होता है जो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू का एक रेशियो होता है। तो आप क्या लिखेंगे, पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी क्या होगा, ये इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। और जो यूनिट इसमें होगी वो यूनिट कैसी होगी, सेम होगी, याद रखना। यूनिट कैसी होगी, जो क्वांटिटी एक्चुअल वैल्यू की होगी वही सेम यूनिट इसकी होगी, सेम यूनिट। इसीलिए हम कहते हैं सेम यूनिट होगी तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बेस पर यूनिट सिस्टम की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, पर यूनिट क्या है, पर यूनिट है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। तो पर यूनिट सिस्टम हैं, ये करते हैं हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो पर यूनिट सिस्टम कैलकुलेशन को इजी करने के वोल्टेज लेवल मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज लेवल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमारा क्या होगा, जो रेफरिंग वाली जो कंडीशन थी, जो हम रेफर कर रहे थे सर्किट को एक क्वांटिटी को, जो प्रॉब्लम थी वो हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं पर यूनिट सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे हमने मान लिया कि एक वोल्टेज हमारे पास दिया है 500 वोल्ट, ठीक है, और इसका बेस वोल्टेज आपको दे दिया जाएगा, तो ये हमारा दिया है मान लिया 1 kV, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा पर यूनिट क्या है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू हमारी है 500 अपॉन पर यूनिट वैल्यू क्या है हमारी, ये है हमारी, ये बेस वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी 1 kV। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी 0.5 पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो डेफिनेशन में बेसिस पे। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब बेसिकली पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो क्या डिसाइड करती है, परसेंटेज वैल्यू। जैसे इसको इस तरीके से भी लिख लीजिए, परसेंटेज वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू इंटू 100। जब आपको परसेंटेज वैल्यू पूछी जाती है तो आप सिंपली क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारी परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाती है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लिया कि हमारी कोई करंट है, वो है 1 पर यूनिट, क्या है 1 पर यूनिट, और आपसे जेड की वैल्यू दे दी जाएगी मान लिया 0.01 पर यूनिट, इस तरीके से।
तो आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज वैल्यू बताइए वोल्टेज की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, पहले तो वोल्टेज निकालेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, आई इंटू जेड करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0.01, सिंपली क्या 0.01। अब यहाँ परसेंटेज निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पर यूनिट सिस्टम को। अब पर यूनिट सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या क्या करते हैं, तो पर यूनिट सिस्टम के लिए हमारे पास 4 क्वांटिटी होती हैं। अब इन 4 क्वांटिटी को हमको सेलेक्ट करना होता है, कौन कौन सी, पर यूनिट सिस्टम में कौन सी क्वांटिटी होती हैं, 4 क्वांटिटी होती हैं। वो क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, तो वो होती है हमारे पास आई बी, और ये होती है एक बी, और एस बी, और जेड बी, यानी कि बेस करंट, और ये क्या है, बेस वोल्टेज, बेस कॉम्प्लेक्स पावर, और बेस इम्पीडेंस। तो इसमें ये 4 क्वांटिटी हमको पर यूनिट वैल्यू को निकालने के लिए पता होनी चाहिए। इन 4 वैल्यू का ही हमको क्या है, नॉलेज होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं पर यूनिट वैल्यू। अब इसमें जो 2 क्वांटिटी ऐसी होती हैं कि जो हमको सीधे क्वेश्चन में दी रहती हैं, उसको हमको सेलेक्ट करना होता है, तो वो हमारी वैल्यू कहलाती है सेलेक्टेड वैल्यू। तो कौन सी ऐसी 2 होती हैं, तो सिंपली हमारा वोल्टेज और जो पावर, ये होती है हमारी सेलेक्टेड बेस। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको हमको सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। जबकि जो बेस करंट और बेस इम्पीडेंस, ये वैल्यू जो होती हैं, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होती हैं, ये डिराइव्ड बेस होती हैं, डिराइव्ड बेस होता है। यानी कि इन दोनों वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन वैल्यू को हमको सीधे क्वेश्चन में सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटी अगर आपको पता है तो आप पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे होता है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लिया, अब देखिए पर यूनिट वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल फेज के लिए, फिर 3 फेज के लिए, फिर हम अलग अलग देखते हैं। तो मान लिया आप हेडिंग डाल के ऐसे लिखेंगे कि पर यूनिट सिस्टम फॉर सिंगल फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम के लिए हमारा पर यूनिट क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यू कैसे सेलेक्ट की जाती हैं, क्या वैल्यू निकल के आएंगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या है, बेस करंट मान लिया, ठीक है, बेस वोल्टेज मान लिया, बेस पावर मान लिया, और बेस इम्पीडेंस मान लिया। तो इसमें हमने बताया कि ये हमारी 2 वैल्यू कैसे होंगी, सेलेक्टेड बेस होंगी। इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड बेस। और ये जो 2 वैल्यू होंगी, ये 2 वैल्यू मान लिया, ये 2 वैल्यू हैं, ये क्या है हमारी डिराइव्ड वैल्यू है, डिराइव्ड बेस। ठीक है, अब सिंपली ये तो हमको पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, आई बी और जेड बी। ये वैल्यू हमको दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, डिराइव करनी पड़ेंगी। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो, तो इसके लिए हम जानते हैं, अगर बेस पावर हम देखें तो बेस पावर हमारी क्या हो जाएगी, बेस वोल्टेज इंटू बेस करंट, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर हमको आई बी की वैल्यू देखिए क्या है, आई बी इक्व टू हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एस बी अपॉन बी बी लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ से हम जेड बी की वैल्यू निकालते हैं, मान लिया, तो जेड बी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, जेड बेस की वैल्यू क्या होगी, तो जेड बेस की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, बी बी अपॉन आई बी वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि बेस इम्पीडेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या करेंगे, जो बेस करंट की वैल्यू है वहाँ पे हम रख देंगे, तो बी बी अपॉन बेस करंट की वैल्यू क्या है, मान लिया एक 1 है, इसको 2 डाल दीजिए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 में पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या सॉल्व हो के आएगा, बी बी, और यहाँ पे बी बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी स्क्वायर अपॉन एस बी। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं कि जो बेस इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा,
बेस वोल्टेज स्क्वायर अपॉन कॉम्प्लेक्स बेस पावर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा इम्पोर्टेंट। यानी कि जब भी आपको बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, बेस इम्पीडेंस के लिए बेस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन बेस कॉम्प्लेक्स पावर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला एक बन जाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? और एक फॉर्मूला हमारे यहाँ से ये बन जाएगा, यानी कि बेस करंट का। तो बेस करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली बेस करंट इक्वल्स टू बेस पावर अपॉन बेस वोल्टेज। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमने क्या कर ली, डिराइव कर ली, ये वाली वैल्यू। ठीक है, एक ये और एक ये। तो इनके दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, तो इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखना जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा इन चीज़ों को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए, अब हम अगर मान लेते हैं कि जैसे पर यूनिट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पर यूनिट पावर क्या होगी, मान लिया पर यूनिट क्या होगी, एक्चुअल पावर अपॉन बेस पावर। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। और एक्चुअल पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी प्लस जे क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। और ये हम इसको ऐसे रखते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो पावर होगी तो एक्टिव पावर पर यूनिट में निकलेगी और रिएक्टिव पावर भी हमारी क्या होगी, पर यूनिट में होगी। ठीक है, अगर हम बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो ये बेस वैल्यू से हमने डिवाइड करी तो हमने क्या निकल के आ गया, ये पर यूनिट में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब दूसरा, अगर आपको क्या है एक्टिव पावर पर यूनिट में निकालना है तो एक्टिव पावर पर यूनिट का इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बताइए इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, कि एक्टिव पावर एक्चुअल रिएक्टिव पावर अपॉन बेस पावर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, बी आई कॉस फाइव अपॉन इसको क्या लिख सकते हो, बी वी और आई वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी पर यूनिट, आई पर यूनिट, कॉस फाइव। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझें तो जैसे कि आप ये समझिए कि आर पर यूनिट जो निकालना है तो जेड पर यूनिट निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जेड एक्चुअल जेड अपॉन बेस जेड, यही होगा कि नहीं पर यूनिट के लिए। अब यहाँ से हमको जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्स लिख सकते हैं अपॉन जेड भी। और यहाँ से हम देख सकते हैं जब हमने बेस से डिवाइड कर दिया है तो ये हमारा क्या होगा, आर पर यूनिट हो जाएगा प्लस जे एक्स पर यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब भी आर पर यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, आर अपॉन जेड भी लिखोगे। ठीक, एक तो ये फार्मूला बन जाएगा। और एक्स पर यूनिट जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, एक्चुअल अपॉन जेड भी। ठीक है, तो यहाँ से ये आप देख सकते हो। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? अब देखिए आगे, तो यहाँ से हमने बेसिकली दो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। दोनों फॉर्मूले क्या हैं, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए जो हमने अभी पढ़ा है। प्रैक्टिकली हमने अगर देखा तो हमारे पास क्या फॉर्मूले बन के आए, तो जो बेस वोल्टेज होगा वो हमारा केवी में होगा सिंगल फेज के लिए। ठीक है, और बेस जो पावर होगी कॉम्प्लेक्स पावर वो हमारी किस में दी होगी, केवीए में दी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, आई वी निकालना होगा। तो आई वी कैसे निकालेंगे, बेस पावर अपॉन बेस वोल्टेज, और ये रहेगा केवीए में और ये रहेगा केवी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस पावर हो जाएगी, सॉरी बेस करंट हो जाएगी ये एम्पियर में। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना, दूसरा फॉर्मूला आपको क्या रखना है याद, जेड बी यानी कि बेस इम्पीडेंस। ये क्या है, ये हमारा निकल के आएगा तो बी वी स्क्वायर अपॉन एस बी। ये किस में होगा, के वी ए में, और ये किस में होगा, के वी में। और जब भी के वी ए में दो तो आपको इस तरीके से इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करके इस तरीके से दो फॉर्मूले। बताइए, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं, क्योंकि दो ही पैरामीटर, दो ही क्वांटिटी हमारी ऐसी होती है जिनको हमको
डिराइव करना पड़ता है पर यूनिट सिस्टम में। एक तो हमारी आई बी हुई और एक जेड बी हुई। तो आई बी और जेड बी को हमने किस तरीके से देखा, कैसे हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे निकाल लिया। और जो बेस वोल्टेज और बेस पावर होगा वो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो वो किस तरीके से सेलेक्ट करना होगा वो आप जब आप बताएंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की। तो इस तरीके से अब हम पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे ट्रांसफार्मर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर जब होगा तो ट्रांसफार्मर के लिए पर यूनिट सिस्टम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, और पर यूनिट सिस्टम में ट्रांसफार्मर के केस में जो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस होता है, सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस होता है, वो किस तरीके से हमारा होता है, बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है, इक्वल होता है या नहीं होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पर यूनिट सिस्टम का क्या हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इसका यूज होता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोग शेयर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग पूरा सिलेबस कवर करा देंगे आप लोगों का, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहोगे तो। ठीक है, एक एक चीज़ आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा यहाँ से। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाते रहेंगे और आप नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्या 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 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपका AQ का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।